अभी रुक जाओ, काम कर रही हूँ पापा का। मैं ले लूंगी अभी। मैं ले लूंगी। लेती हूँ मैम, स्टार्ट हो गया। साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, भव्य अभिनंदन है लोक बात की खास पेशकश सीधी बातचीत कार्यक्रम में। वो कार्यक्रम जो आपके लिए इस सफर में एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने का मंच होता है जिन्होंने अपने कृतित्व के कारण अपने व्यक्तित्व को विशिष्ट पहचान दी है। और आज हमारे संग सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि एक प्रबुद्ध लेखिका, सहज व्यक्तित्व की स्वामिनी प्रगति गुप्ता मैडम हमसे जुड़ चुकी हैं इस कार्यक्रम में। लोक बात परिवार की ओर से तहे दिल से मैडम का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार मैडम। बहुत शुक्रिया। साथियों, लेखन और सामाजिक और चिकित्सीय क्षेत्र में काउंसलिंग, ये बहुत संक्षिप्त परिचय हो जाएगा यदि प्रगति मैडम के बारे में बताया जाए, क्योंकि इनकी लेखनी से जिस समय कलम चलती है तो ऐसा लगता है किरदार साक्षात सामने आके खड़ा हो गया है एक उस व्यक्ति के लिए जो उस कहानी को पढ़ता है। शायद यही कारण है कि हंस आजकल कथादेश, गंगनाचल जो कि विदेश मंत्रालय की जर्नल है, मधुमती, साहित्य भारती, नई धारा, राजभाषा और अन्य देश विदेश की अनेकों प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में निरंतर आपकी कहानियों का प्रकाशन होता रहता है। कुल 6 डायरी कविताएं, 120 कहानियां, 70 अनुभव या संस्करण, 73 लघु कथाएं और 30 से अधिक बाल कथाएं और 1000 से अधिक हाइकू लेखन आपके नाम लिखे हुए हैं। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो एक बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास थी जिस समय मैडम का बायोडेटा मैडम ने हमसे शेयर किया था। लेकिन खास बात अब आपको ये बताना चाहूंगी कि आपकी रचनाएं जो कि स्टेपल पर्चियां, कुछ यूं हुआ उस रात पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की छात्राओं द्वारा शोध कार्य किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ साथियों कि असंख्य पुरस्कारों से सम्मानित प्रगति जी को उनकी विभिन्न रचनाओं के लिए समय समय पर विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया जाता रहा है, जैसे अदबी उड़ान काव्य साहित्य पुरस्कार, डॉक्टर कुमुद टिक्कू कहानी प्रतियोगिता में श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार, विद्योत्तमा साहित्य सम्राट सम्मान, विदेश हिंदी साहित्य परिषद द्वारा साहित्य सारंग पुरस्कार, गोवर्धन लाल चौमाल स्मृति कहानी पुरस्कार 2025, और रिसेंटली ही आपको पत्रिका अभिनव इमरोज कहानी प्रतियोगिता में पहली और आखिरी कहानी प्रथम 10 कहानियों में पुरस्कृत किया गया है इनकी रचना को। तो ऐसी शख्सियत को हमारे बीच पाना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। इसीलिए एक बार पुनः प्रगति जी आपका स्वागत है, अभिनंदन। बहुत आप। से पहले तो आपको हम लोक बात परिवार के सदस्यों की ओर से, आलोक रंजन पांडे सर की ओर से और आलोकिता के साथ ये शुभ कामना देना चाहते हैं कि ये जो 1 घंटे का सफर हम लोग साथ में तय करेंगे, इसमें आप हमें ये मौका दे रही हैं कि आपके विस्तृत का जो संसार है आपकी रचनाओं का, उसमें जो सामाजिक दर्शन आपकी कहानियां हमें कराती हैं, उससे रूबरू करने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे यहाँ लोक बात में बुलाया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और आलोक जी और आलोकिता दोनों के लिए भी बहुत सारा स्नेह, आभार। बिल्कुल। अब आपके जो बायोडेटा में रचनाएं हैं उनमें इतनी लंबी लिस्ट है कि जिज्ञासा होती है कि आप एक साथ साहित्य के क्षेत्र में अपनी जो एक प्रतिष्ठा रखती हैं अपनी लेखनी के कारण, और साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान रखती हैं, काउंसलिंग जो कि एक बहुत बड़ा डायमेंशन होता है। आप मतलब मुझे लगता है किसी को काउंसलिंग किसी जब जब की जाती है तो कितना डूबना होता है उस व्यक्तित्व के साथ, इतना सब कुछ, इतना बड़ा साम्राज्य एक साथ करते हुए आपके पास ये जो मधुर मुस्कान है, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी पूंजी है। शायद इसी कारण से इतनी सब बातों को पढ़ने के बाद भी आप हमें हमेशा से, क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रकृति दीदी ने हमको आज से 2 साल पहले भी अपना समय दिया था
और इसी स्नेहिल मुस्कान के संग हमने स्टेपल पर्चियों पर बात की थी। और आज जब आप इतने पुरस्कारों के संग इन 3 वर्षों में हमें दोबारा मिली हैं, तो अब तक आपकी इतनी कहानियां जो प्रकाशित हो चुकी हैं, उनके बारे में एक संक्षिप्त एक की कहानी संग्रह और उपन्यासों के बारे में जानना एक बहुत सामान्य जिज्ञासा है। लेकिन आप हमारे बीच स्वयं हैं, तो हम पहले आपसे ही जानना चाहते हैं इन सब रचना संसार के बारे में। हाँ, देखिए श्रुति, मेरा जो लेखन है वो प्रकाशन जरूर 2017 से हुआ है, पर मैं बहुत समय से लिख रही हूँ। मैं जब 8th में थी तब से मेरा लेखन जारी है। और विवाह उपरांत मैंने जिस क्षेत्र में कार्य किया उसने मेरे लेखन को बहुत विस्तार दिया। जहां तक मेरी क्योंकि आज हमको कहानियों पर ही केंद्रित करना है, तो मैं अपनी कहानी मतलब जो गद्य विधा है उसके विषय में ही थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूंगी कि अब तक 2017 से अगर मैं सोचूं तो अब तक मेरी 70 से अधिक कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। और सभी कहानियां साहित्यिक जो प्रतिष्ठित अपनी पत्रिकाएं हैं उन सब में ही प्रकाशित हुई हैं। जहां तक कहानी संग्रहों का मेरे सवाल है, मेरे अब तक 3 कहानी संग्रह आ चुके हैं, जिसमें से पहला कहानी संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ में, जो कि 2021 में आया था, और इसका दूसरा संस्करण उसके 6-8 महीने बाद ही आ गया था। और फिर उसके बाद उसके तीसरे संस्करण को वाणी प्रकाशन ने निकाला। और इसके बाद मेरा दूसरा कहानी संग्रह आया, कुछ यूं हुआ उस रात, और इस कहानी संग्रह को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया। तीसरा कहानी संग्रह आया एक जिद यह भी, ये भी प्रभात ने ही प्रकाशित किया है। और जहां तक उपन्यास की बात है, मतलब अगर मैं कहानियों की बात करूं तो अभी 3-4 संग्रह आ सकते हैं और क्योंकि इतनी कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। और जहां तक उपन्यास की बात है, जी, हाँ जी। उसमें एक लघु उपन्यास मेरा आया था मातृभारती पर, जो कि 2021 में आया था, और वो एक पुरस्कृत उपन्यास रहा। फिर इसके बाद मैं अपना एक और उपन्यास मातृभारती पर ही लाई थी, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था, तो पूर्ण विराम से पहले ये उपन्यास लेके आई थी। और इस उपन्यास को भी जब ये पुस्तकाकार हुआ, दूसरी बार इसका प्रकाशन हुआ, तब ये पुरस्कृत भी हुआ। और तीसरी बार अभी इसी उपन्यास का जो प्रकाशन है वो इरा वेब पत्रिका किस्तों में कर रही है। दीदी, सुनकर के ही ऐसा लग रहा है कि शायद जीवन का प्रत्येक पल आपने इस प्रकार से इस विधा को समर्पित किया है कि आप जब लिख रही हैं तब पाठक उसका इंतजार कर रहा है। और शायद यही कारण है कि आपकी कहानियों के विषय बहुत अलग अलग होते हैं और इनका चयन करना सहज कार्य नहीं होता। लेकिन अब जब इतनी लंबी यात्रा के बारे में आपने स्वयं हम सभी से साझा किया है, तो एक जिज्ञासा होती है कि आप अपनी कहानियों के विषय का चयन कैसे करती हैं और किस तरह से इन्हें कहानियों को जब ढालती हैं, जब लिखती हैं, तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखती हैं। हालांकि एक रचनाकार के लिए बहुत सहज नहीं होता है, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी आज आप हमारे बीच हैं तो ये जानने की सामान्य जिज्ञासा है। और जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि कैसे चुनाव किया जाता है कहानी लेखन के समय और किन बातों का ध्यान रखती हैं आप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, पर एक जो लेखक के पास एक दृष्टि होती है कि कौन सी किस घटना का चयन किया जाना चाहिए, जिसको कि हम जिस घटना का हम कहानीकरण करते समय उसको एक बेहतरीन रूप में समाज के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, इसका चयन खुद लेखक को करना पड़ता है। और जब एक बार चयन हो जाता है, उसके बाद सबसे बड़ी जो एक चुनौती लेखक के सामने होती है कि उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए कि ये आम कहानियों से हटकर कहानी बने। क्योंकि जब तक कोई भी कहानी, जैसे भाव एक ही रहता है, अगर कहानी के पीछे अंतर नहीं, भाव प्रेम है, तो प्रेम पर बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं, पर
अब हमारा काम, एक लेखक का काम क्या होता है कि उस विषय, जो एक भाव है जिसको हम आत्मा कहते हैं कहानी की, उस पर हमको अगर काम करना है तो हमको इस तरह से उस घटना का कहानीकरण करना होगा कि उसकी प्रस्तुति और उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो, तभी उसको एक पाठक बहुत अलग रूप में पढ़ेगा। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने कहानी चयन के विषयों के लिए बहुत सजग रहती हूँ, और मेरी जितनी भी कहानियां प्रकाशित हुई हैं सभी के विषय बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग है। बहुत सही बात है साथियों, आप जुड़े हुए हैं लोक बात की खास पेशकश सीधी बातचीत कार्यक्रम में। और आज आप बात कर रहे हैं प्रगति गुप्ता मैडम से। जानना चाहते हैं उनकी कहानियों के पीछे छिपे सामाजिक दर्शन के बारे में, तो चैट बॉक्स आपके लिए तैयार है। आप हमारी बातों को सुनते हुए आपके मन में जो भी सवाल है वो हमें चैट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, जिसे हम इनसे डायरेक्टली पूछेंगे। और चलिए अब करते हैं उस और शुरुआत जिसके लिए है ये खास मुलाकात, यानी कि आपकी कहानियों के बारे में। सबसे पहले आपके कहानी संग्रहों में जो स्टेपल्ड पर्चियां, जो कि 3 बार पुरस्कृत और सिंधी में अनुवादित भी है, इसकी कई कहानियां जैसे अदृश्य आवाजों का विसर्जन, गुम होते क्रेडिट कार्ड शीर्षक कहानी, स्टेपल्ड पर्चियां, दर्शकगण हमारे संग जुड़े हुए हैं, तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि इतनी लोकप्रिय रचना जब आपके द्वारा हुई है तो संक्षेप में उन कहानियों के बारे में यदि आप हमें बताएं तो हम सभी के लिए बहुत खूबसूरत एक वो मार्गदर्शन होगा आपकी कहानियों को आप ही के द्वारा सुनने से। हम सबसे पहले पहली कहानी लेते हैं, अदृश्य आवाजों का विसर्जन। जी। ये कहानी समाज के एक बहुत बड़े ज्वलंत विषय से जुड़ी हुई कहानी है, जो कि भ्रूण हत्या, लड़कियों के गर्भ में ही मारे जाने या उनके पैदा होने के बाद मारे जाने से जुड़ी हुई है। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी जिनमें कि एक परिवार का चित्रण होता है या इस तरह से उन कहानियों को लिखा गया है। पर जब इस विषय पर मैंने लिखने का विचार किया तो मैंने माध्यम बनाया उन नन्ही भ्रूण आत्माओं को, या उन लड़कियों को जिनकी की हत्या कर दी गई। और अब ये जो नन्ही आत्माएं हैं, ये एक चट्टान पर आकर मिलती हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं इसका एक पैराग्राफ, इससे काफी कुछ आपको महसूस होगा कि किस तरह से कहानी को डेवलप किया, की शुरुआत मैंने की है। और ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात है, हम तो खुद चाहते हैं कि आपके द्वारा ही हम इन बातों को सुने, प्लीज। बहुत कुछ ही पंक्तियों में मैं बताऊंगी। अभी सूर्योदय में कुछ समय बाकी था। वह काफी समय से इधर उधर भटक रही थी। अब वह समुद्र के किनारे सटी हुई चट्टान पर जाकर तनिक विश्राम कर लेना चाहती थी। सदियों से चोले छूटने के बाद समुद्र के किनारे आकर बैठना उसे बहुत शांति देता था। समुद्र की निरंतर टकराती हुई लहरें इस चट्टान को बहुत ठंडा कर देती थी। न जाने क्यों उसे लगता था कि चट्टान ने यह ठंडक उसी के लिए ग्रहण की है। निरंतर शरीरों की यात्रा और उनसे निर्वासन उसे बहुत थका रहा था। यात्राएं जब इंसान को थका देती हैं, तो फिर वह क्यों नहीं थक सकती। नए चोले के मिलने तक इसी सूक्ष्म रूप में घूमना उसे बहुत थकाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि अपने हिंदू माइथोलॉजी में है कि जब तक अगला जन्म नहीं मिलता है, हमारी आत्माएं विश्राम में होती हैं। तो ये कहानी की शुरुआत है। और इसके बाद ये सारी जो नन्ही स्पिरिट हैं, ये चट्टान पर आकर क्या बातें करती हैं, इनके बीच का क्या संवाद है और ये कहाँ से कहाँ पहुंचता है, इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। देखिए, अच्छा अब लगने से तो बात की शुरुआत जैसे आपने की, मुझे तो सबसे पहले इसी बात ने ही रोमांचित किया। और मैं अपने साथियों से ये बात साझा करना चाहूंगी कि देखिए, जैसा इसका टाइटल था, कहीं ना कहीं इन बातों की ओर ध्यान अपने आप जा रहा है कि कुछ खास बात ऐसी कही गई है जो अदृश्य है। और जब बात आपने एक सामाजिक सरोकार की करी है कि भ्रूण हत्या जैसे विषय को लेकर के आपने इस रचना को प्रतिबिंबित किया है, तो यकीनन आपका
जो हमारा विषय है कि किस तरीके से आपका सामाजिक दर्शन है, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम आपकी और अन्य कवि इसमें जो रचनाएं हैं उसके विषय में जानना चाहेंगे। अम, जब कहानी चाहे परिवार से शुरू हो पर वो पूरे समाज की कहानी बन जाए, तो ये कहानी की एक विशेषता होनी चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि कोई भी एक व्यक्तिगत नहीं रहना चाहिए कुछ भी कहानी के अंदर, तब कहानी पढ़ने का जो एक मजा है पाठक को, वो बहुत अच्छे से आता है और उसका फलक भी काफी व्यापक हो जाता है। जहां तक गुम होते क्रेडिट कार्ड्स की आपने मेरे से बात की, उस कहानी में भी एक समर्पित कामकाजी स्त्री की कहानी है, और किस तरह से उसका समर्पण, उसके समर्पण को परिवार किस तरह से नजरअंदाज करता है, और उसके जो एक भावनात्मक और आर्थिक सुदृढ़ता और मन स्थिति से जुड़े हुए कार्ड्स हैं, उनको वो किस तरह से अपने जीवन काल में खोती जाती है, और वो किस तरह से अकेलापन महसूस करती है, ये उससे जुड़ी कहानी है। पर कहानी के अंत में वो क्या निर्णय लेती है, ये कहानी वहां जाकर बिल्कुल बदल जाती है। तो इस कहानी का प्रकाशन जो हुआ वो कई जगह संपादकों ने मांग के किया। तो मुझे लगता है कि मैं इस रचनाकार में, इस कहानी के में सफल रही। और क्या बात। तीसरी कहानी जहां तक है, शीर्षक कहानी स्टेपल्ड पर्चियां। स्टेपल्ड पर्चियों की एक जो मैं बात बताना चाहूंगी आप सभी को, कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर एक के जीवन में कुछ स्टेपल्ड पर्चियां होती हैं जिनको वो सहेज कर रखता है, चाहे वो दुख से जुड़ी हो, चाहे वो सुख से जुड़ी हो। हालांकि इस कहानी में मैंने स्त्री नायिका है, पर अगर मैं इसको उल्टा करके भी पुरुष को बनाकर भी कहानी गढ़ती तो भी एक अच्छी कहानी गढ़ती। तो जी। इससे क्या होता है, जब हम इस तरह से कहानी के बारे में सोचते हैं तो कहानी बहुत कुछ कहती है। इसका भी मैं एक 3 लाइन पढ़ के बताऊंगी, जिससे आपको इसका स्टेपल्ड पर्चियों का यहाँ पर गूंज आएगी। जी। मशीनों में अद्भुत क्षमता होती है, मशीनों में अद्भुत क्षमता होती है, वो बड़ी खामोशी से ना कहकर मुकर जाती हैं, और मनुष्य के पास शब्द होते हुए भी उनकी ओढ़ी हुई खामोशी मुकरने के मौके नहीं देती। यही है शायद इंसानी हकीकत। हर ओवरफ्लो ओवरफ्लोती पर्ची की गड्डी शुरू के बरसों तक मेरे अंदर बार बार ये कहती रही, विभा हमेशा के लिए बंद कर दे इन थमाई गई पर्चियों को जमा करने का सिलसिला, और स्टेपलर की तरह खारिज कर दे सिरे से ही, बस अब और नहीं लूंगी एक भी। आपके तो ये जो चंद पंक्तियां, 3 4 पंक्तियां आप कह रही हैं, ये ऐसी जिज्ञासा दे रही है कि कितना कुछ गंभीर बात को आप कितनी सहजता से अभिव्यक्त कर रही होंगी इन रचनाओं में। और अभी तक जैसा कि हमने सिर्फ एक कहानी संग्रह की बात करी है, मेरे पास तो खैर एक लंबी लिस्ट ही है, लेकिन आपकी इन रचनाओं को सुनने के बाद यकीनन दर्शकों में इस बात की भावना और ज्यादा प्रगाढ़ होगी कि आखिर इन रचनाओं में पूर्ण रूप से क्या कहा गया है। क्योंकि पुरस्कार अपने आप में बहुत बड़ा परिचय इसी बात का होता है कि इसको सराहा गया है, इस कहानी को स्वीकारा गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक रचनाकार जब अपनी पूर्ण आत्मा से या पूर्णता से किसी भी रचना धर्म को निभाते हुए अपनी रचना करता है, तो ये पुरस्कार तो प्रतीक होते ही होते हैं, लेकिन शायद पाठक के मन में जब संवेदनाएं जागृत होती हैं और उसको समझने की परख उसमें आती है, तो शायद इसका रूप कुछ और ही बन जाता है। बहुत बिल्कुल। सुंदर। अब आपके दूसरे कहानी संग्रह कुछ यूं हुआ उस रात, ये भी काफी चर्चित रहा है और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से इसे भी सम्मानित किया गया है। आग्रह है कि इसके बारे में भी आप हम सभी से कुछ कहानियां, कुछ बातें साझा करें। कुछ यूं हुआ उस रात, जो ये शीर्षक कहानी है, ये बहुत चर्चित कहानी रही, क्योंकि ये हंस में भी प्रकाशित हुई थी और इस पर बहुत बातचीत भी हुई। इसका विषय भी अलग था और इसके फलक भी बहुत व्यापक था, क्योंकि इसके अंदर एक समस्या नहीं थी, बहुत सारी चीजों को एक साथ उठाया गया था।
और ये घटना चूंकि मेरे साथ ही घटित हुई थी, तो इसको लिखना मेरे लिए ये था कि मुझे इसको लिखना ही पड़ा। ये हो जाता है कि और एक नन्ही बच्ची ने मुझे ही फोन किया था रात के 12:30-1 बजे, और उसको, उसके फोन कॉल को महसूस करके मैंने क्या महसूस किया, ये कहानी, इस घट ये घटना मेरे दिलो दिमाग में 3-4 घटने तक, महीनों तक जिस तरह से चली है और फिर वो उतरी है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब इतना लंबा मंथन होता है, चिंतन होता है, तो कुछ अच्छा ही आता है। और इस तरह से ये कहानी रही। और इस संग्रह के और भी काफी कहानियां हैं, जिनमें से कुछ एक पुरस्कृत कहानियां भी रही, और एक कोरोना काल पे थी, जिसमें कि बहुत अलग तरीके से कोरोना के समय को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। एक्चुअली मैं कितना बता पाऊंगी, क्योंकि कहानियों में इतना कुछ जब होता है तो बहुत चंद शब्दों में और थोड़े से समय में बताना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही एक और कहानी है इसी संग्रह की, पटाक्षेप। वो कहानी पूरी चलती है हाई हाई क्लास सोसाइटी की से जुड़ी हुई कहानी है, जिसकी महिलाएं किटी पार्टीज और ये सब करने की बेहद शौकीन हैं, और वो जगह बदल बदल के किया करती हैं। तो उस कहानी के अंदर जो एक मूक दृष्टा है, वो किस तरह से सब चीजों को लेता है, और अंत में जब उसका भेद खुलता है उस दृष्टा का, तब कहानी का भूत चरम है। और मुझे लगता है कि इस कहानी को भी पढ़कर ही पता चल सकता है कि समाज की जो एक इस समय की प्रेजेंट कंडीशन है, जिसमें कि हम सभी के पास इतना, ऐसा लगता है कि पैसा जो है इतना अधिक आ गया है कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग हमें खुद नहीं समझ आता। और ऐसे में कहानी का जो नायक है, जो कि एक छोटी सी नौकरी करता है, वो क्या कहता है, वो बहुत जरूरी बात बन जाती है। इसी में एक कहानी और है, चूक तो हुई थी। वो आज के युवाओं की कहानी है, जो कि जो युवा, ऐसी जनरेशन की कहानी है जो कि अपने माता को, माँ बाप को इग्नोर करती है, क्योंकि संस्कार कहीं परिवार से मिलते हैं। और जब परिवार संस्कार देने में छूटता है, तो उसका क्या रूप सामने आता है, वो कहानी है चूक तो हुई थी। बहुत सुंदर। और शायद यही कारण है कि आज भी जो कहानियों का संसार है वो मूल्यों को समेटे हुए है। अभी बिल्कुल। तक आपने जिन दोनों कहानी संग्रहों की बात करी है, और उनमें से जिन विशेष रूप से कहानियों को हमने आपसे आग्रह किया बताएं, आपने उनमें तो बताई है, लेकिन शायद ये कहानी संग्रह पढ़ने के बाद मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि पाठक अपने आप को एक बार सोचने के लिए, विचार करने के लिए प्रेरित होता है कि कहाँ है वो मूल्य, कहाँ है वो बातें, और वास्तव में एक जो रचनाकार होता है उसकी दृष्टि कितनी पैनी होती है कि वो उन्हीं सामाजिक पक्षों के विषय में बात करते हैं, लेकिन वो इस रूप में प्रकट होती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही घटित हो रही हैं। और यही कारण जी है बिल्कुल। कि आपका जो तीसरा कहानी संग्रह है कि एक जिद यह भी, जिसमें प्रतिष्ठित रचनाकार सूर्य बालाजी ने आपकी परिकल्पना की तारीफ करते हुए आपकी रचनाओं को मर्मस्पर्शी और संवेदनशील कहा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है उन कहानियों के लिए, उन रचनाओं के लिए, जो कि एक जिद ये भी में आपका जो कहानी संग्रह है उसके बारे में कहा गया। इसकी एक कहानी जिसका शीर्षक राजनीति था, जिसके बारे में सूर्य बालाजी ने कहा कि ऐसा शीर्षक देकर के भी आपने बहुत बारीकी से पारिवारिक संबंधों के बीच जो साजिशें हैं उन्हें रेखांकित किया। क्योंकि राजनीति शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि सुनते ही एक अलग पर्सपेक्टिव दिमाग में आता है, लेकिन जैसे कि बुक के एंड कवर पेज पर ही सूर्यबाला ने चूंकि पुस्तक को देखा है और मैंने वो पढ़ा, तो मुझे लगा कि सूर्य बालाजी ने कितनी सरलता से इस बात को लिखा है कि शीर्षक भले ही राजनीति है, लेकिन उसमें किस प्रकार से पारिवारिक जीवन की संवेदनाओं की आपने चर्चा की है। अब उसके बारे में जानने की और थोड़े विस्तार से जानने की हमारी
प्रेरणा है। बिल्कुल। अ, जहाँ तक ये जो संग्रह आप बात कर रही हैं, एक जिद यह भी लास्ट ईयर ही अक्टूबर में आया है और प्रभात प्रकाशन से ही आया है। अ, इस संग्रह की काफी कहानियां पुरस्कृत कहानियां हैं और सभी साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। जहां तक मैं अगर राजनीति कहानी, क्योंकि आपने इनकी संवेदना की बात की और सूर्यबाला दीदी ने भी इस कहानी ने उन्होंने ओवरऑल कहानियों पर भी बहुत कुछ लिखा है। ये सब एक क्योंकि वो हमारी वरिष्ठ है और अच्छा लगता है जब हौसला कोई अपना वरिष्ठ बढ़ाता है। तो जहाँ राजनीति से जुड़ी हुई बात हम जब कर रहे हैं, तो मैं इस कहानी का एक पैराग्राफ आपको सुनाऊंगी जहां से कहानी शुरू होती है। तब आपको पता लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब कहानी में हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी। मृणाल को राजनीति के अर्थ अब कुछ अधिक स्पष्ट होने लगे थे। वह समझ चुकी थी कि जीवन से जुड़ा कोई भी क्षेत्र हो, व्यक्ति के स्वार्थ उसे अच्छी बुरी छोटी बड़ी राजनीति में उतार ही देते हैं। कुछ लोग धृतराष्ट्र बनकर खुद को नादान साबित करना चाहते हैं, तो कुछ इस समर में अपनों को मारकर स्वयं भी मरते हैं। कहीं भीष्म जैसे किरदारों का समर्पण उनसे वह सब अनदेखा करवा देता है जिन्हें देखना महाभारत को रोक सकता था। जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, व्यक्ति सोच ही नहीं पाता कि उसके जीवन में भी कोई साजिश चल सकती है। जिस रोज साजिश की भनक लगती है, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। ये एक राजनीति कहानी की शुरुआत है। अब पारिवारिक पृष्ठभूमि में कौन भीष्म है, कौन धृतराष्ट्र है ये कहानी जो है ये उसको लेकर चलती है। और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जब तक कहानी अलग तरीके से ना लिखी जाए, तब तक वो पाठकों को बांधती नहीं है। इस कहानी का भी कई जगह प्रकाशन हुआ। मैं समझ सकती हूँ, और इस बात को सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि जब हम जीवन जीते हैं और कई बार जीवन की घटनाओं में ऐसा होता है, तो ये प्रसंग हमें कहीं ना कहीं उन पारंपरिक चरित्रों की ओर लेकर के जाते हैं, जहां बिल्कुल पर इस प्रकार की बातें किसी महाकाव्य के द्वारा या आप जैसे जो रचनाकारों ने पूर्व में रचनाएं की हैं, उनका वो प्रतिबिंब देती हुई दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं, और फिर हम उसे को रिलेट करते हैं। तो शायद इसमें भी, इस कहानी संग्रह में भी जो राजनीति है, उसके जो पात्र है, वो कुछ उसी प्रकार की गाथाओं को बना करके, ताना बाना गूंथ करके कहानी को आपने प्रस्तुत किया हो। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल। बहुत सुंदर। और किसी कहानी के बारे में अगर आप हमें हाँ हाँ बताना चाहें। हाँ बिल्कुल। मैं ऐसा कहूंगी राजनीति के लिए भी कि जब इसको मेरी आयु वाले लोग पढ़ेंगे, उनको लगेगा कि शायद ये कहीं उनकी ही कहानी तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऐसा संभव होता है कि जब हम होता है। सॉरी बीच में कॉल आ गया। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब दूसरी कहानी जो इसकी शीर्षक कहानी है, मैं वो कहानी एक वकालत प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति की कहानी है। और उसके लिए मैं ये कहूंगी कि सूर्यबाला दी ने उसके लिए बहुत प्यारी पंक्तियां लिखी हैं कि इस कहानी के पुरुष श्रीकांत की शालीनता व चारित्रिक बल और विवेक के लिए मैं प्रगति की परिकल्पना को दाद देती हूँ, क्योंकि जी, यह एक विरल कथा है। और बिल्कुल, मैंने भी कवर पेज पे पढ़ी थी ये सूर्यबाला दीदी की पंक्तियां। जी। जी 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 बिल्कुल। और इस संग्रह की जो अन्य कहानियां हैं हम्म। वो भी अगर मैं बात करूं तो शय और मात जैसे कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें स्त्री सोचती है कि उसका मौन रहना परिवार की शांति बनाए रखने का वो है, पर पुरुष इसको किस तरह से लेता है, ये कहानी आती है शय और मात में। और क्या बात। किस तरह से
उसका ये मौन उसके लिए ही घातक बन जाता है, उसके लिए ही परेशानी का सबब बन सकता है। कहानी इसको परत दर परत खोलती है। और इसमें ही एक कहानी है एडिक्शन पर, जो सोचा वो कब हुआ। हर व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है, पर हमारी संतान या जो हमारे निमित्त में होता है वो हमको भविष्य में क्या दिखाने वाला है, हम सब में से किसी को नहीं पता होता। तो हर कहानी का विषय अलग है। इसमें थर्ड जेंडर पे भी कहानी है, और एक ऐसी प्रेम कहानी भी है जिसको पुरस्कार भी मिला, और जिस पर मैं कहूंगी कि एक स्त्री जब एक विपदा में होती है, कोई भी स्त्री, तब उसका जो स्किल है, वो सच्चा स्किल जो होता है, वो तब सामने आता है, क्योंकि तब वो अपने पूरे फॉर्म में लौटती है। और ऐसा वो क्या करती है, इसके लिए कहानी को पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत जिज्ञासा हो गई, लेकिन दीदी रहा नहीं जा रहा है आपसे ये निवेदन किए बिना मैं आगे बढ़ जाऊं कि शय और माथ, जो आपने क्लू भी दिया हमको कि किस तरीके से एक स्त्री का मौन क्या भूमिका निभाता है, एक व्यक्तिगत रूप में मेरी एक जिज्ञासा है, और मैं चाहती हूँ आग्रह करते हुए आपसे कि थोड़ा हमें इसके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये एक ऐसा सार है जिसे आज भी सिखाने का प्रयास तो नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसी चेष्टाएं परिवारों में जरूर रहती हैं। तो थोड़ा उसके बिल्कुल। बारे में अगर आप हमें बताएंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो भी महिला या पुरुष जो भी इसको देखेगा पढ़ेगा, तब तक एक हल्का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा आपकी इस कहानी से। इस कहानी का जो पुरुष पात्र है वो हम्म। बेहद काला है, हम्म। और उसको कहीं ना कहीं वो पहले से ही कुंठित है। उसकी माँ जो है, एक बहुत खूबसूरत लड़की से उसकी शादी करती है, और वो पहले दिन से उस महिला को अपनी कुंठा की वजह से बहुत प्रताड़ित करता है। उसके लिए बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे ऐसे चीजें मतलब बातें उसके साथ करता है, जिसकी वजह से उसका कहीं मनोबल टूटे, कहीं वो टूटे और वो उसके सामने झुकती जाए। स्त्री सोचती है कि चुप रहना घर में शांति बनाए रखने का एक बहुत जरूरी माध्यम है। पर पुरुष जब बाद में उस पुरुष को कैंसर होता है ऐसा, और उसकी लाइफ सिर्फ 3-4 महीने बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, तब वो उसको अस्पताल में उस महिला को बार बार पोक करता है कि तुम को बोलना चाहिए था, तुम नहीं बोली, उसका ये नतीजा निकला। वो उसको अपना एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मैंने क्यों नहीं बोला, पर वो उस बात को नहीं मानता, उस बात को नहीं स्वीकारता। और वो इस कहानी के अंदर, अगर हम इस कहानी में अगर हम परत दर परत इस कहानी को पढ़ेंगे और इसका विवेचन करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो कहीं ना कहीं कई बार लगेगा कि पुरुष सही है या स्त्री सही है। और उस जो विश्लेषण में स्त्री को लगता है कि उसने सही किया, पर पुरुष लास्ट में उसको गलत साबित करता है, तब वो कहती है कि मैं जीती या हारी। शय और मार्क्स, वापस ही वो पुरुष जीत गया खुद को। उसने अपने आप सही को सत्ता की। ये कर दिया कि तुमको बोलना चाहिए था, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो मौन उसका वो नहीं है, समाधान। मौन धारण करना समाधान नहीं है। बहुत तरीके सुंदर। से उस बात को रखना बहुत जरूरी है। तो इस कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि वो इसमें एक बात बोलती है, वो आदमी कहता है, प्रारब्ध की ओट लेकर उद्दंड व्यक्ति के कुकृत्यों पर, स्त्री हो या पुरुष, उसका मौन रहना शैतान को अगली गलत हरकत के लिए उकसाता है। सुरेखा, तुम्हें खुद के लिए लड़ना चाहिए था,
तुमने तो मेरे से पहले खुद को ही मार डाला। मनुष्य का मौन रहकर प्रतिक्रियाहीन होना उसका मरना ही है। तो ये जो बात है, ये कहीं हर स्त्री को सोचना चाहिए, और उसके अगर कोई उसको नहीं सुनता है तो उसके भी हल हमारे पास होने चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी गलती को बढ़ावा जो है गलती करने वाला ही देता है। बहुत ही गंभीर मैसेज है एक तरीके से अगर हम इसे देखें। और अगर यूं देखें तो सामाजिक जीवन में इसे बहुत सहजता से लिया जाता है। लेकिन जिस हम्म। प्रकार से संक्षेप में आपने एक बहुत ही पुरस्कृत रचना को हम सभी से साझा किया, इस रचना ने ना सिर्फ स्त्री मन को आपकी लेखनी में कैसे आपने प्रकट किया उसका परिचय दिया, वहीं दूसरी ओर एक रचनाकार के रूप में पुरुष मन की बात को भी प्रकट किया। और बात वहीं समाप्त हुई कि आखिर शय और मात किस संदर्भ में कही जाती है। तो उस निर्णयात्मक स्थिति तक आते आते मुझे लगता है कि एक रचनाकार का मन भी विचार करता होगा कि आखिर जीत हुई किसकी और वही किसे किसकी। कहाँ ठहराव दिया जाए। यकीनन पाठकों के लिए ये एक कार्यक्रम, एक मौका है जो अल्प समय में उन सभी रचनाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी आप हमें दे रही हैं कि पढ़ना हम सभी के लिए कितना जरूरी है। कितना। एक और आपकी बहुत लोकप्रिय कहानी है बिछड़े सभी बारी बारी। ये नाम भी मुझे बहुत आकर्षित करा जब मैंने इसके बारे में जाना था, और एक जिज्ञासा भी थी कि आप हमें जब मिलेंगे रूबरू तो इस कहानी के बारे में भी हमें बताइए। क्योंकि बिछड़ना भी एक ऐसा क्रम है जो यादगार लम्हे तो देता ही है, लेकिन क्या कहना चाहती हैं आप इस कहानी के माध्यम से वो आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। बिछड़े सभी बारी बारी एक बुजुर्ग के स्वाभिमान की कहानी है। और वो बुजुर्ग जो कि अपनी संतान के लिए ताउम्र समर्पित रहा, और उसकी संतान जब आगे बढ़ी उसने अपने पिता की ओर नहीं देखा। जहां ये तो एक कहानी का एक सिर्फ एक हिस्सा है, पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हमारी सोच ठीक हो, जब हम सही राह चल रहे हों, और ईश्वर हमारे निमित्त कर्मों के प्रति हमारे से खुश हो, मैं ऐसा मानती हूँ, ये मुझे मेरा बहुत विश्वास है परम, तब वो कहीं ना कहीं माध्यम जुटाता है। जी। और ईश्वर भी इस कहानी के जो मुख्य नायक हैं उनके पास उनकी पोती को लेकर आता है, और वो पोती उनके साथ किस तरह का रिश्ता बनाती है, ये है कहानी। जहां सब बिछड़ रहे थे, जहां सब छूट रहा था, वहां उम्मीद की किरण एक पोती थी। बहुत तो ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। बिछड़े और सभी। जी बिल्कुल, बिछड़े सभी बारी बारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शायद यही कारण है कि आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर साहित्यिक पत्रिका राग भोपाली ने एक विशेषांक भी निकाला है। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सम्मान है इस साहित्य जगत में, रचनाकारों के संसार में, कि एक व्यक्तित्व के ऊपर पूरा विशेषांक समर्पित किया गया है। इसके बारे में आप बताइए हमें। ये भोपाल से निकलती है पत्रिका राग भोपाली। इसके संपादक हैं शैलेंद्र शैली जी। 2024 जनवरी में ये विशेषांक मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर आया था। हालांकि वो चाहते थे उससे भी 2023 में ही लाना, पर उस समय जो मेरा सोचना था कि जब तक मेरी 65 कहानियां प्रकाशित नहीं हो जाएंगी तब तक मुझे कृतित्व पर बात ही नहीं करनी। और क्या बात जब है। एक समय ऐसा आया कि क्योंकि मुझे अपने आप को जवाब पहले देना है, बाद में साहित्यिक जगत को देना है, तो जब वो कहानियां प्रकाशित हुई, उनका पुनः आग्रह आया, तब उस समय तक ये सब हो चुका था। और इस संग्रह को निकाला। इसमें उन्होंने एक संवेदना, प्रगति गुप्ता एक संवेदना करके इसको निकाला, और इसमें करीबन 40 साहित्यकारों के छोटे बड़े लेख हैं जिन्होंने मेरे कहानियों पर, मेरे व्यक्तित्व पर जो उनके अनुभव थे
मेरी कहानियों को पढ़कर, कविताओं को पढ़कर, वो सब उन्होंने उसमें लिखा है। और एक मुझे लगता है कि ईश्वर चाहते हैं तभी सब कुछ होता है, उसी समय सब चीजें हमारे लिए जुटती हैं और हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आपका ये जवाब तो अपने आप ही बहुत सी बातों को अपने भीतर समेटे हुए है। ईश्वर की प्रेरणा, सभी का प्रेम, आपका खुद का किया हुआ कार्य, और उसके बाद एक तन मन विचारों की जो बुद्धि की, लेखनी की जो पवित्रता होती है, उन सभी बातों को समेटते हुए आपने इस बात को समर्पित किया ईश्वर को। हम भी आभार देते हैं उस बड़े रचनाकार को कि ऐसी सद्गुणों से किसी रचनाकार को जब वो आशीर्वाद देते हैं, तभी इस प्रकार के विशेषांक के लिए सामने आते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई जी। देना चाहती हूँ मैं आपकी इन सभी बातों के लिए। और अब बात करना चाहती हूँ हाल ही में पुरस्कृत आपकी कहानी, पहली और आखिरी कहानी, जो टाइटल है उसके बारे में। तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए कि क्या है ये कहानी, और कहाँ से पुरस्कृत हुई, थोड़ा इसके पर आप प्रकाश डालें। ये कहानी पत्रिका अभिनव इब्रोज ने 2025 में जो प्रकाशित कहानियां थी, उनमें जिन कहानियों को इन्होंने पुरस्कार दिया उसमें से थी, पहली 10 कहानियों में। जहां तक इस कहानी का सवाल है, इस कहानी में का जो नायक है वो एक युवा है, जिसको कि जो कि नौकरी कर रहा है और बहुत अच्छा अपने एक कार्य क्षेत्र में बहुत एक्सेल कर रहा है, और अचानक उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसा रोग हो गया है जिसका नाम है हंटिंगटन। और इस व्याधि में, इस रोग में व्यक्ति की मसल्स धीरे धीरे कर कर शिथिल होने लगती हैं, और लुंज पुंज होकर अंत में जब सब खत्म होने लगता है तो किसी भी रूप में मरीज जा सकता है। तो एक युवा जो 26-27 साल का है, जब उसको पता लगता है, वो विदेश में काम कर रहा है, और जब उसको पता लगता है तो उसके दिमाग में स्वयं से ज्यादा, एक्चुअली ये घटना मुझे, मेरी जो बड़ी ननद है, मैं उनके पास थी 24 में, तो उन्होंने मुझे एक पेशेंट का, क्योंकि वो भी डॉक्टर है, उन्होंने बताया था। फिर मैंने बाद में इस विषय पर बहुत रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि इस पर कहानी लिखी जानी चाहिए, क्योंकि आज जो समय है उसमें कोई भी बीमारी किसी भी समय किसी को भी हो सकती है, और आज वैसे भी परिवारों में बच्चे कम हैं। तो एक बच्चे को किस तरह से उसको लेना हो ले सकता है, या उसके पेरेंट्स को किस तरह से क्या महसूस होगा उनको संभालना, वो सब इस कहानी के अंदर ओवरऑल है। तो ये जो युवा है, ये जब इसको पता चलता है कि इसको ये बीमारी है, तो वो, उसके दिमाग में ओशो का एक वाक्य आता है कि मृत्यु उत्सव है। यहाँ से कहानी जो है उस लड़के को, जो युवा है, उसको अपने लिए सोचने से ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए सोचने पर विवश करती है, और वो जाने से पहले वो सब तैयारी करता है जिसमें उसके माँ बाप जो हैं वो किसी तरह खुद को संभाल पाए। और इस कहानी में बीच बीच में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, जिनको वो हर पल महसूस करता है कि जैसे वो हाथ जोड़ता है तो उसका हाथ एक जगह जुड़ा नहीं रहता, वो बार बार शेक करता है। तो वो अपने आप को, जिस लड़के को अपने हैंडसम का अवार्ड मिला था, जब वो अपनी शक्ल शीशे में देखता है, जब उसकी माँ रूम कमरे में आती है, तो हर जगह इतने सारे द्वंद अंतर्द्वंद हैं इस कहानी के अंदर। और उस युवा का खुद को मृत्यु के लिए तैयार करना, और जब वो कहानी लिखता है अपनी, क्योंकि उसने कभी जीवन में कहानी नहीं लिखी है, पर चूंकि अपने माँ बाप को उसको स्ट्रांग बनाना है, तो वो एक मोबाइल के नोट पैड पर नोट करना शुरू करता है, कहानी नोट पैड पे है। और वो नोट पैड पे भी इसलिए लिखता है ताकि जाने से पहले, मतलब जब उसकी मसल सब काम करना बिल्कुल बंद कर चुकी हो, तो शायद वो एक डिलीट के बटन से उसको डिलीट कर पाए। तो कहानी जो है इस तरह से आगे बढ़ती है, और
बहुत कुछ है इस कहानी में। मुझे लगता है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं खुद भी बहुत भावुक हुई। और इस कहानी को रचने में ही मुझे 5-6 महीने लगे, क्योंकि पहले ये खुद मेरे अंदर रही काफी दिनों तक, फिर उसके बाद उतरी। तो एक एक कहानी में बहुत समय लगा है। मुझे तो ऐसा सिर्फ सुनने मात्र से भी लग रहा है कि क्या पूछूं आगे। क्योंकि इसको लिखना अ, इतना बड़ा, एक आपने खुद नहीं बताया कि 4-5 महीने की यात्रा रही। मात्र 4-5 सेकंड में भी जो हमने इस बात को भी सुना, तो हम महसूस कर सकते हैं कि आपने कितना गंभीर विषय उठा, किस प्रकार से वो बिल्कुल। प्रेरणा आपको प्रभावित करके गई होगी कि कहाँ एक तरफ वो सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य, जिसको देख करके वो खुद स्वयं से प्यार करे, दूसरे प्यार करे, कहाँ ये रूप, कहाँ वो अभिभावक जिनकी आंखों में सपना, और कहाँ उनके लिए उनके बेटे की वो तैयारी, कहाँ वो रचना को लिखने का भावना, और कहाँ ये प्रेरणा कि ऐसी स्थिति में एक डिलीट का बटन हो जिससे तुरंत सब डिलीट हो। कितने द्वंद्वों को एक साथ प्रकट कर रहा है। बहुत बिल्कुल। बहुत आपको हृदय से मैं आभार एक रचनाकार के रूप में देती हूँ, क्योंकि सही कहा गया है कि साहित्य वो दर्पण है। जब आदमी खुद को ढूंढना चाहता है और ऐसी कहानियां कहीं उसको रूबरू होती हैं, तो लगता है कि अरे, मेरे बारे में कहा गया है। आपने एक बिल्कुल। रोग के माध्यम से, लेकिन बात जो कही है ये, और आज की जब हम जेंजी की बात कर रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज में ये जनरेशन उलझी हुई है, आगे बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन एट द सेम टाइम वैल्यू, आइडेंटिटी क्राइसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे इश्यूज, एक हिडन कंपटीशन, अपने आप को प्रूव करने का कंपटीशन, उससे भी घिरा हुआ है ये आज का जनरेशनल एस्पेक्ट। और ऐसे में ये सारी बातें, ये सब गंभीर मैसेजेस नहीं है, हमारे लिए आज की आवश्यकता है, हमारी उपादेयता बिल्कुल। है। आपको बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और हम सभी की ओर से ये प्रेरणा है कि ऐसी रचनाएं आपके कलम से और आए, ताकि वो जो बात शायद जिस पर बीत रही है वो नहीं कह पा रहा हो, लेकिन वो अनुभूति आपकी जब कलम से आती है, तो यकीनन वो पाठकों तक वो भावना प्रेषित करती है। बिल्कुल। प्रगति तो गुप्ता जी की कहानियों में संक्षेप में ही सही, क्योंकि समय तो जितना जाना जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी समय सीमा के अनुसार आपने हमें बहुत बहुत अल्प समय में बहुत सी कहानियों के बारे में बताया। लेकिन वो सामाजिक दर्शन जो आपकी कहानियों का है, उसकी असल प्रेरणा आपकी क्या है, अगर हम वो जानेंगे तो मुझे लगता है शायद इन कहानियों को पढ़ने के लिए और ज्यादा हमारे लिए उत्साह होगा, जानने की आपकी ये प्रेरणा कि आखिर वो सामाजिक दर्शन क्या है, आपका सामाजिक दर्शन। देखिए, जिस परिवार में मैं रहती हूँ, उस वो डॉक्टरों का परिवार है, जहाँ पर बेटा बहू पति सब डॉक्टर हैं, और हमारी रात दिन की बातें भी बहुत कुछ यही होती हैं। दूसरा, जिस कार्य क्षेत्र में मैंने काम किया, कहानियां वहां मुझे बहुत मिली। कहानियां तो मैंने बाद में ढाली, पर मैंने बहुत सारे लोगों का बहुत दर्द महसूस किया है। और एक माध्यम के रूप में मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा आकार देने की कोशिश की। अब पता नहीं ईश्वर निमित्त वो भी मैं कितना उसमें सफल हो पाई, या ईश्वर मेरे से क्या करवाना चाहते हैं, ये भविष्य में आगे भी पता चलता रहेगा। पर हाँ, ये सब जो मैं जिस समाज के बीच में मैंने काम किया है, या जिस परिवार में मैं रहती हूँ, वहां पर सबकी बातों में सबकी पीड़ाएं ही हैं। और इसको बस एक ये है कि ईश्वर ने मुझे हाथ में लिखनी थमाई है, तो मैं उसको एक आकार दे पा रही हूँ। तो मैं माध्यम ही हूँ। जैसा आपने शुरुआत में ये भी बताया था कि 2017 ऑनवर्ड्स ये प्रकाशन के दौर से आपका रूबरू हुई आप, लेकिन मुझे लगता है कि ये 17 की बात नहीं है। ये शायद जैसा आप अपने परिवार को श्रेय देती हैं, हम
समझ सकते हैं, हम भी सम्मानित भाव अपना समर्पित करते हैं कि परिवार का कितना बड़ा प्रभाव है, परिवार के उस परिवेश का प्रभाव है, और फिर आपके भीतर जो एक रचनाकार बैठा है उसकी ग्रहणशीलता को प्रणाम है, क्योंकि बातें तो बहुत होती रहती हैं, पर उन बातों में से कैसे वो बात चुनी जाए जो जब पाठक पढ़े कहानी के रूप में तो उसे प्रेरणा देके जाए। और जैसा कि आपसे बातचीत पहले भी जब मेरी इस प्रोग्राम से हो पहले भी हुई थी, तो आपका एक बहुत खूबसूरत पंक्ति मुझे इसलिए याद रहेगी हमेशा, और मैं साझा करना चाहती हूँ कि जब तक मैं खुद उसे महसूस नहीं करती हूँ तब तक मैं लिख नहीं सकती हूँ कोई भी कहानी। ये बात जब आपने मुझे कही, और अभी भी आपने अभी कुछ मिनट पहले ही हमारी बातों में इसी बात को दूसरे शब्दों में प्रकट किया था कि पहले वो मेरे पास रहती है, कोई भी बात है कहानी को देने से पहले, और फिर एक मंथन चलता है और उसके बाद जाके वो रचना में तब्दील होती है। तो एक रचनाकार के रूप में प्रगति गुप्ता जी का जो सामाजिक दर्शन है, यकीनन आपकी कहानियों में बार बार दिखाई देता है। आपके परिवार के सहयोग में एक मेडिकल प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन माना जाता है जहां पर जिंदगी से रूबरू हो रहे हैं और जिंदगी को जाते हुए भी देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप बिल्कुल। से। तो जीवन और मरण के बीच की कड़ी का रूप जो है वो आपकी रचनाएं दे रही हैं, यानी कि साहित्य और मेडिकल प्रोफेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी रचनाओं में प्रदर्शित होता है। और इसके लिए एक लेखिका के रूप में सम्मान आपको समय समय पर पत्रिकाओं के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो दिया जा रहा है, लेकिन जब पाठक के मन से वो धन्यवाद आता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने इन कहानियों के बारे में संक्षेप में जान के महसूस किया, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। जी बिल्कुल। अब समय ये है कि कहानियां बहुत है, पढ़नी है, ये तो आपने हमें बताया, नाम हमने इस चर्चा में शामिल किए हैं, लेकिन एक जितने ऑडियंस आपसे जुड़े हैं एक रचनाकार के रूप में आपका मैसेज, और एक वो स्नेहिल मुस्कान की स्वामिनी प्रगति जी का एक मैसेज जो जीवन दर्शन को कैसे हम सभी से साझा करना चाहता है, वो हम आपसे लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। तो आपका एक खूबसूरत सा मैसेज हम जानना चाहेंगे। मैं बहुत एक एक अपना एक अनुभव साझा करना चाहूंगी जिससे मुझे मुझे भी सिखाया, जी। बहुत कुछ अपने बारे में सोचने के लिए कहा। मेरी एक कहानी होड़क प्रकाशित हुई थी निकट में। उसके बाद मेरे पास एक पाठक का फोन आया था। बहुत देर तक वो उस कहानी पर बात करता रहा, युवा था, बहुत देर तक बात करता रहा कि आपने ये लिखा है, आपने तो हमारी कहानी को ही, मतलब एक युवा मन को पूरा का पर उतार दिया, वही भाषा है, वही सब कुछ है। करते करते जब काफी देर बात हो गई तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि आपका नाम तो बताइए, क्या नाम है आपका। तो उसने एक बहुत खूबसूरत बात की, मैं शायद इस बात को कभी भूल नहीं पाऊंगी कि अ, आप मेरा नाम जान के क्या करें। तो मैंने कहा कि आपसे इतनी देर बात हुई है, बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि दरअसल आपको पढ़ने के बाद मैंने आपको फोन किया है, अब आपको खोजने का काम तो मेरा है। आप मुझे नहीं खोज पाएंगे क्योंकि अ, आप तो कितने पाठकों को याद रखेंगी। तो अब खोजने का काम तो मुझे है कि मुझे किन पत्रिकाओं में, या मैं जिन पत्रिकाओं को पढ़ता हूँ, मैं कहीं आपको खोजूं और फिर मैं आपको फोन करूं। तो बहुत मुझे सुंदर। लगा उसकी बात सुन के कि ये एक लेखक का सचमुच में बहुत बड़ी धरोहर है, जी। जब पाठक उसको खोजने लगे। सही बात। और ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी कुछ ऐसा लिखें लेखक के रूप में कि लोग हमें खोजें। बहुत सुंदर। और अगर हम इसमें सफल हो गए तो शायद हमारा लेखन सार्थक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रगति जी। और मैं चलते चलते साथियों से ये बात जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो ये बात कह रही हैं उसका परिचय मुझे भी आपने दिया, वो बताना चाहती हूँ कि एक लंबे समय से मैं
प्रगति जी के संपर्क में रही हूँ कि आप हमें समय दें, लोक बात में हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक प्रोग्राम्स में वो बहुत बिजी रही थी। कुछ अवार्ड फंक्शंस में एंगेज रहने के कारण एक लंबा समय था। लेकिन आपकी सहजता का ये परिचय था कि जैसे ही मेरी आपसे परसों बात हुई थी, और चूंकि 1 तारीख से फिर आपके असाइनमेंट्स स्टार्ट थे, साथियों एक मेरा बस निवेदन था कि मैं बहुत लंबे समय से लोक बात परिवार आपका इंतजार कर रहा है, और आपने सहज स्वीकृति दे दी। और स्वीकृति मात्र इसलिए नहीं कि हाँ एक इंटरव्यू हो जाए, बल्कि आपने एक तरीके से हमें आपसे जुड़ने का मौका विशालता से दिया। आपके सभी रचनाओं में से, कहानी संग्रहों में से चुनिंदा कहानियों की भले ही हमने बात की, लेकिन एक गांभीर्य आपके व्यक्तित्व का, आपकी कहानियों का हमें साझा करने का ये मंच आपने दिया। हम सभी तहे दिल से लोक बात परिवार के सदस्य आलोक रंजन पांडे सर, आलोकिता और मैं श्रुति टंडन आपको धन्यवाद देते हैं। और सभी पाठकों की ओर से यह प्रेरणा हमारी आप तक देते हैं कि जल्दी से आपके इन कहानी संग्रहों में और अधिक इजाफा हो, और हम लोगों की बातें आपकी जबान से, आपकी लेखनी से जानने का मौका मिले। आपका फिर से हमें इंतजार रहेगा लोक बात की खास पेशकश सीधी बातचीत में। और आज जो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत आभार आपका भी, आलोक जी का, आलोकिता और आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।